Welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे दैट वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और अ फो। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं और वो हमारे कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लास्ट की क्लास में हमने 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी किए थे। आज हम जो रेस्ट 2 रह गए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मींस इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें जो क्लोरोफिल की क्वांटिटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए एक तरह से ये हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दे हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैप्चर फूड। इनमें जो होता है बेसिकली वो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ हमारे प्रेजेंट हैं। जो एग्जांपल्स हैं जैसे हमारा एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। बेसिकली ये 3 टाइप्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रहने चाहिए कि अगर पूछे कोई प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं तो ये 3 जो हमारे फेमस हैं वो आपको याद होने चाहिए, एमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये हमारे प्रोटोजोआ होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो एक तरह से एनिमल लाइक होता है, क्योंकि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो एक एनिमल के जैसे होता है और ये अपने फूड को कैप्चर करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। क्योंकि इनके अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता नहीं है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए अपने फूड को कैप्चर करने के लिए ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज वायरस। ये हमारे सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरियम से भी बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ये हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट जो वायरस हमारा होता है उसको हम एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए बहुत ही स्पेशल पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिसके अंडर ही हम इनको देख सकते हैं। They can multiply and grow inside the cells of the another living organism. As long as they are outside in the surrounding, they cannot grow or multiply and just like any non-living thing. इसकी बेसिक क्वालिटी ये होती है कि जो हमारे ये वायरस होते हैं ये अगर ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर हैं तो ही ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं। अगर ये किसी भी लिविंग बींग की बॉडी के अंदर नहीं है, अगर बाहर प्रेजेंट है एज इट इज, तो एक तरीके से ये बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग होते हैं और ये वहाँ पे उस प्लेस पे ये आपस में ना ग्रो कर सकते हैं ना ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक निर्जीव चीज की तरह बिल्कुल होते हैं। और जब ये किसी लिविंग बींग के बॉडी में एंटर कर जाते हैं तभी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि इनको एक तरीके से बाउंड्री बोला गया है लिविंग बींग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर ये लिविंग बींग के अंदर हैं तो ये ग्रो करेंगे, सरवाइव करेंगे, और ये लिविंग बींग के बाहर हैं तो ये एज इट इज एक तरीके से बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह ही रहेंगे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कैन मल्टीप्लाई एंड ग्रो only inside the cells of the another living organism. As long as they are outside in the surrounding, they cannot grow or multiply and just like any non-living things. For this reason, they are usually called as a boundary organism between living and non-living.
ये बिल्कुल बाउंड्री ऑर्गेनिज्म बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। लिविंग बीइंग के अंदर जब तक रहेंगे तब तक ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, और अगर ये लिविंग बीइंग के बाहर रहते हैं तो ये ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं। जब ये किसी लिविंग बीइंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके अंदर एंटर करते हैं, तभी इनका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है और ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वायरस कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं, बेसिकली मोस्टली वायरस ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर करने के बाद उसमें किसी ना किसी तरीके की डिजीज पैदा करते हैं। वंस द वायरस एंटर्स अ सेल ऑफ अ ह्यूमन, इट मल्टीप्लाइज रैपिडली यूजिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी ऑफ द सेल। जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें अपनी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती हैं। जैसे ही ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनसे ये न्यूट्रिएंट्स अपने को ऑक्यूपाई करते हैं, कंज्यूम करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। इवेंचुअली द सेल डाइज एंड बर्स्ट and the virus spread to the surrounding cells. This process kills many cells causing diseases in the host. और जैसे ये ग्रो करते हैं, जो सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं वो डाई कर जाती हैं और बर्स्ट कर जाती हैं, और जो ये वायरस होता है ये हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं बॉडी में उन सब में स्प्रेड कर जाता है, और दिस प्रोसेस किल्स मेनी सेल कॉजिंग डिजीजेस इन द होस्ट। और ये कुछ न किसी तरीके की जो डिजीज होती है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉज कर देते हैं। मीन्स अगर ये बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जो सेल्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं, और जो ये वायरस हम होता है वो हमारी पूरी ह्यूमन बींग की बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। तो वायरस के बारे में एक बार फिर से एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये हमारे बहुत स्मॉल होते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इन्हें हम नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें स्पेशल पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हम बेसिकली एक तरह से बाउंड्री बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसका रीज़न ये है कि जब तक ये लिविंग बींग के अंदर रहते हैं तभी ये मल्टीप्लाई और ग्रो करते हैं। अगर लिविंग बींग के बाहर रहते हैं तो ना ये मल्टीप्लाई करते हैं ना ये ग्रो करते हैं। जब लिविंग बींग के कांटेक्ट में आते हैं तभी इनका मल्टीप्लिकेशन और इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। मैक्सिमम जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर होने के बाद। एक तरह से जब ये एंटर हो जाते हैं तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है उस सबको ये कंज्यूम करके अपनी ग्रोथ को प्रोसेस करते हैं, और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है जो सेल्स होती हैं वो डाई कर जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, और ये जो वायरस हमारा होता है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, और ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको हर तरीके से कहीं ना कहीं ये डिजीज पैदा करता है और उसको मतलब हार्म पहुंचाता है ह्यूमन बीइंग को या तो होस्ट को, जिस भी लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर ये एंटर हुए हैं। तो एक बार फिर से एक समरी देख लेते हैं कि जो हमने अभी तक टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। एक तरह से खाली ये समरी है, हमारा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है और वायरसेस है, और इनके कुछ एग्जांपल्स है। ये इंपॉर्टेंट मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं, ये आपको बेसिकली याद होने चाहिए। बैक्टीरिया में आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, और प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना मैंने आपको बताया ही था। ये हमारे एल्गी के एग्जाम्पल हो गए। स्पायरोगेरा हो गया, कैल्मिडोमैस हो गया, और हमारा फंगी का एग्जाम्पल हो गया ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया। ये हमारे कॉमन कुछ वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, HIV वायरस हो गया। तो ये हमारे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लिया, डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया। अब हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए किस हिसाब की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है कि जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना ईजी ग्रोथ कर सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ऑल द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट ऑफ सच एज आइस कोल्ड रीजन, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स और मार्शी लैंड एक्सेट्रा। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसी भी तरीके की एटमॉस्फेयर में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, या बहुत ठंडा हो,
कोई डेजर्ट एरिया हो, बहुत गर्म हो, कुछ मार्श या दलदली टाइप के एरिया हो, ये हर जगह अपना सर्वाइवल एग्जिस्ट कर देते हैं, हर तरीके की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये लैंड के साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। The growth of microorganism requires the following suitable conditions। अब ये कुछ suitable conditions होती हैं जो कि इन microorganism की growth के लिए बहुत ज़्यादा essential होती है। उनमें से सबसे पहला आता है ऑक्सीजन। कुछ microorganism ऐसे होते हैं जिनको required होती है ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए, और कुछ microorganism ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन required नहीं होती है। तो जो microorganism which requires oxygen for their survival are known as aerobic माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर देयर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज अ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो बेसिकली दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एरोबिक बोलते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो एसेंशियल कंडीशन आती है दैट इज वाटर। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इज अवेलेबल एज मॉइस्चर। वाटर इनको, अब देखो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पर इन्हें इतनी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट हल्का सा जो वाटर का एक फॉर्म होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्रोथ की सर्वाइवल के लिए। तो ये एक तरह से वाटर के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज टेम्परेचर। जो बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए दैट इज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में जो इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत ईजी होती है। नेक्स्ट आता है सनलाइट। अब सनलाइट जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल कर देता है, तो वो डार्क प्लेसेस में ज़्यादा अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो जो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेस्टली कहाँ थ्राइव बेस्ट इन द डार्क प्लेसेस। मतलब थ्राइव मीन्स यहाँ पे एक तरह से हो गया जो सर्वाइव करते हैं। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेस्ट इन डार्क प्लेसेस एंड डायरेक्ट सनलाइट किल्स देम। जो डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है वो एक तरीके से इनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, उनको किल कर सकती है। इसलिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डार्क प्लेसेस में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है फूड। डिपेंडिंग अपॉन द फूड सप्लाईज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड फोटोसिंथेसिस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कुछ होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, अपना सर्वाइवल इजिली कर सकते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होती है, तो वो अब दूसरे मतलब बेसिकली प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। कुछ हमारे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, जो दूसरे डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस हिसाब से वो फूड रिक्वायरमेंट हो गया कि कुछ अपना फूड खुद बना लेते हैं, कुछ दूसरे से लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट उनको होती है फूड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, बट कुछ के पास नहीं होता है तो वो दूसरे से लेते हैं, कुछ के पास होता है तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिया है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिया है, और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.